नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज coming under action when two bodies in contact are under relative motion। अगर दो बॉडीज जो एक दूसरे को टच कर रही हैं उनके बीच में कोई ऐसा मोशन होता है रिलेटिव मोशन कि ये इधर उधर जा रहे हैं, एक साथ जाए तो रिलेटिव मोशन नहीं है, इधर उधर जाए। तो इस तरीके का जब भी एक्शन होगा कि एक दूसरे को वो रब करने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेंगी, तो इसके बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा। सो फ्रिक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू स्टॉप सच काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन and it always acts opposite to the direction of relative motion। ये सारी बातें हमने देख ली थी। Now we will come to Newton's first law of motion। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के लिए। So we will see the first law of motion। लास्ट चैप्टर में जिसमें हमने मोशन पढ़ा था, तो हमने मोशन को देखा था और ये देखा था एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में क्या चेंज होता है, लेकिन मोशन किस वजह से होता है उस पर हमने कॉज ऑफ मोशन पर कोई कमेंट नहीं किया था। वी हैव नॉट डिस्कस्ड द टॉपिक व्हाई द मोशन टेक्स प्लेस। नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन, बोथ द थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। तो यहाँ पर हम कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों होता है, फोर्स की वजह से होता है, तो हम उसको भी अब इसमें पिक्चर में ला रहे हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ though this concept was introduced, first law of motion was introduced by Galileo Galilei, a genius scientist. However, later on when Newton has given his second and third law of motion, then on the name of Newton this first law of motion was also given, as he has redefined the law। सम अमेंडमेंट्स के साथ उन्होंने उस फर्स्ट लॉ को फिर से रीडिफाइन कर दिया। तो न्यूटन के ही नाम पर तीनों लॉ माने जाते हैं और न्यूटन ने इनको सपोर्ट किया, गैलीलियो को। वाट एवर ही हैड सेड वाज करेक्ट। सो व्हाट द एक्सपेरिमेंट गैलीलियो हैज डन, लेट अस सी। गैलीलियो ने क्या किया कि एक प्लैंक पर, जो फ्रिक्शनलेस प्लैंक है, उस पर एक बॉल छोड़ दी और उसको किसी दूसरे प्लैंक पर ऐसे, सो वहाँ पर कलेक्ट किया। तो इस तरीके से ये है, तो ये बॉल यहाँ से रोल होती होती आई और इसके ऊपर ये राइट कर गई, ये भी फ्रिक्शनलेस है, और ये यहाँ तक पहुँच गई। सो इट हैज़ एक्वायर्ड द सेम हाइट, जितनी हाइट से गई थी। अगर ये फ्रिक्शनलेस प्लैंक है, ये वुडन प्लैंक है, तो ये रोल होकर इसी हाइट पर चली गई। यहाँ पाउडर डाल दीजिए, कुछ डाल दीजिए, तो फ्रिक्शन नहीं है। फिर इन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। बोला कि अगर मान लीजिए बॉल ऐसे छोड़ी जाए और इस तरीके से, तो यहाँ से ये चलेगी, तो चलने पर ये रोल करते हुए जाएगी और इसी हाइट को एक्वायर कर लेगी जो इसकी हाइट है। लेकिन अगर सेकंड प्लैंक को थोड़ा सा और इंक्लाइंड कर दिया जाए, तो उस केस में ये बॉल अब इधर जाएगी, यहाँ से आकर ऐसे जाएगी। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट विल अटेन द सेम हाइट। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और स्लैंट कर दो, ये जो सेकंड प्लैंक है, तो वो इसमें जाएगी, इससे आती हुई इसमें जाएगी। अगेन इट विल मूव अंटिल इट इज़ नॉट अटेनिंग द सेम हाइट। उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलती रहेगी जब तक सेम हाइट ना डाली जाए।
और अगर आपने इसको प्लेन बना दिया तो इट विल कीप ऑन मूविंग until the same height is attained. However, it will never attain the same height, क्योंकि इसमें कुछ भी स्लैंटनेस नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल है. सो इसलिए इट विल मूव टिल इटर्निटी, ये अनंत काल तक इसी डायरेक्शन में ऐसे ही चलती रहेगी. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय गैलीलियो गैलीली एंड he was Italian physicist. So this is done by Galileo Galilei. Now यहाँ पर Galileo Galilei was the Italian scientist who has done this experiment, and later on he stated the first law of motion. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest. अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स भी ना लगाया जाए, कुछ भी, वो रुकी है तो रुकी रहेगी. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ना हम लगाएं ना फ्रिक्शन लगाए, तो रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी. एंड अ बॉडी इन मोशन, एंड अ बॉडी, जैसे ये मोशन में थी और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें कहीं फ्रिक्शन नहीं है. एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in motion, in a straight line, with a uniform speed, सो स्ट्रेट लाइन में वो यूनिफॉर्म स्पीड से सीधी चल रही है. अगर कोई फ्रिक्शन न लगाया जाए तो सीधी चल रही है, फ्रिक्शन भी ना हो, हम फोर्स भी ना लगाएं. सो इफ इट इज़ इन मोशन देन इट कीप्स ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी वेलोसिटी भी कम नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं उसे रोकने के लिए. कोई भी चीज़, जब आप बॉल किसी पर रोल करते हो ग्राउंड में, तो बॉल इवेंचुअली रुक जाती है, क्योंकि उसे फ्रिक्शन रोक देता है. देयर इज़ ऑलवेज अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन दैट डायरेक्शन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन. तो ग्राउंड में बॉल आपकी रुक जाती है, बाउंड्री पे नहीं जा पाती है. लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो चलती रहे. तो अगर रुकी हुई चीज़ है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो वो उसी दिशा में, उसी वेग से लगातार चलती रहेगी. सो इन ए स्ट्रेट लाइन with uniform motion unless it is compelled by some external force, जब तक कि unless it is compelled by, जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स आरोपित न किया जाए. unless it is compelled by some external force, some एक्सटर्नल फोर्स में हमारा लगाया हुआ फोर्स भी आ सकता है और फ्रिक्शन भी आ सकता है. सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो गैलीलियो ने बताया कि अगर आप रुकी हुई चीज़ को चलाना भी चाहते हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा. सो चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. और अगर चलती हुई चीज़ में या तो डायरेक्शन बदलना चाहते हैं या स्पीड बदलना चाहते हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन यदि आप फोर्स नहीं लगाते हैं, इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स,
then the object maintains its state of motion or rest. So if no force is applied, ये तो बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो इट इज़ एज स्टेटेड बाय गैलीलियो और इट इज़ एज स्टेटेड बाय न्यूटन. न्यूटन का भी यही है, यही आप लिखेंगे तो बात पूरी हो जाएगी. इसको बाय हार्ट कर लेना है कि रुकी हुई चीज़ रिमेन एट रेस्ट, चलती हुई चीज़ उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. सो आप ये भी कह सकते हैं समझने के लिए शॉर्ट में, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी. तो लॉ तो यही हो गया, इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ इस पर एक नोट लिखा जा सकता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी फोर्स आइदर अप्लाइड बाय अस और बाय फ्रिक्शन, दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स हैं. नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, या तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किए जाएं, और अगर फोर्सेस हैं भी तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस होने चाहिए. बैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस या 4 फोर्सेस जिनका नेट सम ज़ीरो हो, तो वो भी वही बात है एज गुड एज नो फोर्स. तो अगर उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग भी रहे हैं और उनका सम ज़ीरो बना रहता है, तो ये कहा जाएगा कि इट इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स. तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन में भी है तो भी बात वही है. और बॉडी इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स, अगर बॉडी अंडर बैलेंस्ड फोर्स है देन इट मेंटेन्स, उस पर कोई फोर्स ना लगे और लगे भी अगर तो बैलेंस फोर्स लगे. बैलेंस फोर्स का मतलब उस पर एफ नेट ज़ीरो हो, सारे फोर्सेस का सम, तो वो वही एज गुड एज है कि नो फोर्स लग रहा है. देन इट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी. इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, तो वो उस अपनी स्टेट को मेंटेन करती है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए. सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने फोर्स नहीं लगाया, आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो आप ये जानते हो किसी चीज़ को चलाने के लिए कभी कभी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और किसी चीज़ को चलाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे कि एक कॉस्को की बॉल को पैर से लुढ़का देते हो तो चल जाती है, सो इट रोल्स डाउन ऑन ग्राउंड. हाउएवर इफ़ ए लार्ज स्टोन इज देयर देन यू नीड टू अप्लाई ए लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स, अदरवाइज वो स्टोन मूव नहीं करेगा. तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ फोर्स ऑल्सो वेरीज. तो इसका मतलब क्या है कि हमको जगाने के लिए मम्मी को हल्का सा धक्का देना पड़ता है, लेकिन उसी कुंभकर्ण को जगाने के लिए तो वहाँ पर ढोल नताशे बजते हैं, रावण कई तरीके से प्रयत्न करता है. तो एक बॉडी की टेंडेंसी होती है कि हम जैसे हैं हमें वैसे बने रहने दो. वो कह रही हम रेस्ट पे हैं, बॉडी कहती है तो हमें रेस्ट पे ही रहना है. और अगर हम मोशन में हैं, कहती है हमें मोशन में रहना है. बॉडी में ट्राइज टू मेंटेन्स इट्स स्टेट, जो भी इसकी स्टेट है, और अगर आप उसे बदलना चाहोगे तो वो विरोध करेगी कि नहीं हम चल रहे हैं, हमें चलने दिया जाए, हमें रोको मत. और अगर रुकी है तो कहेगी हमें चलाओ मत. जो भी उसकी स्टेट है, अगर आपने उसे एक बार चला दिया तो फिर वो कहेगी अब हम चल रहे हैं, अब हमें रोको मत. और अगर रुकी है तो आप चलाओगे तो चलना नहीं चाहेगी. जो अभी की स्टेट है उसको वो मेंटेन करना चाहती है. तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन्स इट्स करंट स्टेटस, जो भी उसका करंट स्टेटस है. जैसे कि अगर आप जाग रहे हो और मम्मी ज़बरदस्ती सुला दें तो भी आप विरोध करोगे कि क्यों सुला रही हो, और अगर सो रहे हो और वो जगा दें तो भी विरोध करोगे. तो दोनों ही स्थितियों में यू आर ट्राइंग टू मेंटेन योर करंट स्टेटस. जो भी चीज़ है, ह्यूमन टेंडेंसी में भी इनर्शिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई चेंज हो. एज आई एम
आई शुड रिमेन इन दैट स्टेट ओनली। उसी तरीके से बॉडी में भी होता है। सो इट इज़ द इनर्शिया। तो बॉडी में एक इनर्शिया होता है। सो व्हाट डज इट, एवरी बॉडी, जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स है जिसमें मास है, एवरी बॉडी हैज़ ए टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। Body has a tendency to maintain its state, अगर जो भी स्टेट है ऑफ मोशन में है तो मोशन में बनी रहना चाहेगी, और रेस्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट तो रेस्ट में बनी रहना चाहेगी। सो इफ वी वांट टू चेंज इट्स स्टेट देन बॉडी अपोजेस सच चेंजेस। अगर हम चाहें कि चेंज कर दें तो बॉडी उसका विरोध करेगी। इफ वी वांट टू चेंज इट्स स्टेट देन बॉडी अपोजेस, बॉडी नहीं चाहेगी कि उसकी स्टेट बदले, अपोजेस इट। तो जब बॉडी अपोजेस करेगी, अपोजेट इट, सो वी नीड टू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट, इसीलिए तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। सो वी नीड टू अप्लाई, अगर हम सिंपली जग जाएं तो मम्मी फोर्सफुली क्यों जगाएं, वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन इट। सो इस तरीके से है, यानी टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि बॉडी विरोध करती है कि अपनी उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट है उसको ना बदला जाए। रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, चल रही है तो चलती रहना चाहेगी। तो हमें फोर्स लगा के उसकी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। रेस्ट को मोशन में बदलना पड़ता है, मोशन को रेस्ट में बदलना पड़ता है, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो what is inertia? Inertia is that property of a body. What does it mean by inertia? ये चीज inertia है। So inertia is, inertia की definition देखिए, inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of motion or of rest. So property of a body due to which, जिसकी वजह से it resist, विरोध करती है, it resists a change, due to which it resists a change in its state of rest, in its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion। कहने का मतलब है कि अगर इंटरस्टेलर स्पेस में, स्पेस जहाँ चारों तरफ कोई भी प्लैनेट्स ना हो, कोई भी स्टार ना हो, कोई ऑब्जेक्ट आप छोड़ दो, एक पेन को फेंक दो, तो आप जब फेंकोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में लाखों लाखों साल तक चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन भी नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट्स अपने आप मूव कर रहे हैं लाखों लाखों सालों से, वहाँ ना फ्रिक्शन है ना कोई फोर्स लगा रहा है, वो चलते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म स्पीड से चलती चली जाती है। और ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे स्पेस में जो रुके हुए हैं, तो वो लाखों लाखों सालों से अपनी पोजीशन पर रुके हुए भी होंगे। सो इफ़ ए प्लैनेट इज़ एट रेस्ट, तो अगर आप स्पेस में पेन चुपचाप ऐसे रख के आ जाओ तो वहीं रहेगा, और लाखों साल बाद जब आपके और जो जनरेशन्स होंगे, फोर्थ कमिंग जनरेशन, वो लेने जाएंगे तो वही पेन मिल जाएगा। तो इसका मतलब रुकी हुई चीज़ रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। तो स्पेस में कोई फोर्स होता नहीं है, वहाँ कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता है, और कोई फोर्स अप्लाई भी ना करे, तो आप फेंक के आओगे तो चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, छोड़ के आओगे, रख के आओगे तो रखी भी रहेगी। उसके लिए कोई बेस की भी ज़रूरत नहीं है, बस स्पेस में पेन छोड़ दो वहीं टंगा रहेगा। तो ये चीज़ है।
अब देखिए इनर्शिया क्या करता है कि ये टेंडेंसी है टू रेजिस्ट एनी चेंज, और इसीलिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो इनर्शिया सबका अलग अलग है। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा विरोध करते हैं क्योंकि रजिस्ट है ना। जो टेंडेंसी ऑफ रजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है? हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जड़ता या जड़त्व। तो जड़त्व का क्या मतलब है कि जैसे एक होता है इनर्शियल और दूसरा क्या है कि वो समय के साथ बदलता रहता है। तो अगर नहीं कोई चेंज चाहता है कि भाई दुनिया एडवांस हो रही, हम तो वहीं रहना चाहते हैं, उसको कहेंगे ये पर्सन जो है इनर्शियल है, ये अपने आप में कोई चेंज नहीं चाहता। तो वो ऐसे ही हर बॉडी में वो चेंज नहीं होना चाहती, उसकी जो स्टेट है बने रहना चाहती है। सो द हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ the heavier objects have more inertia than the lighter object. Heavier objects have more inertia than the lighter object. तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा इनर्शिया है, अगर आप मोती को ऐसे फेंकोगे तो मोती उछल के गिरेगी, और यहाँ बहुत बड़ा मैं पत्थर रख दूँ तो ऐसे उंगली करोगे तो वो हिलेगा भी नहीं। तो जो भारी चीज़ है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है, उसको आप सिंपली नहीं फिर ऐसे कर सकते हो, और जबकि मोती को फ्लिक करोगे तो वो उछल जाएगी। तो लाइटर ऑब्जेक्ट में ज़्यादा विरोध करने की क्षमता नहीं होती है, और जबकि पहाड़ पे ऐसे उंगली मारोगे माउंटेन में तो क्या हिल जाएगा। आप धरती पे किक मारो, क्या वो अपनी ऑर्बिट से हट जाएगी। सो हैवियर ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इस तरीके से कि आप देख लें। सो किसी भी चीज़ में इफ़ यू किक ए बॉल देन बॉल सिंपली गोज टू बाउंड्री, एंड इफ़ यू किक ए लार्ज स्टोन देन इट नेवर गोज टू बाउंड्री, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनर्शिया है। सो इफ़ ए बॉडी हैज़ मोर इनर्शिया देन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू चेंज इट्स स्टेट। इफ a body has more inertia then large amount of force is needed to change its state। उसमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती। जैसे कि अगर एक मूविंग बॉल को हम कैच करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक हैवी एस्टेरॉयड आ जाए तो क्या आप उसे कैच कर पाएंगे? देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक ब्रिक को ही अगर फेंका जाए तो क्या आप उसे कैच कर लेंगे? देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच इट, इट विल हर्ट आवर पाम्स। तो इस तरीके से हैवियर चीज़ में इनर्शिया बहुत होता है, उसको रोक पाना भी आसान नहीं होगा। जैसे हमने कहा उसको मूव करना भी आसान नहीं है और रोक पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास रेजिस्ट करने की टेंडेंसी बहुत है। तो उसे वो रेजिस्ट करेगी और आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए भी। सो इसका मतलब है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास देन इट हैज़ मोर इनर्शिया। सो इनर्शिया इज, जैसे आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपकी हाइट बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए योर हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज। आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपका मास बढ़ता चला जाता है, वजन बढ़ता चला जाता है। सो योर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज। उसी तरीके से इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। To mass. If object has more mass then it has more inertia. If object has more mass then
it has more inertia. ये है। आप ये देख लें कि मान लीजिए कि आप एक छोटी सी कार को चला रहे हैं तो आपको फिंगर से ही चला लोगे, लेकिन क्योंकि इसका मास कम है, ये 100 ग्राम की है, और एक बड़ी कार को आप चला रहे हो तो यू नीड लार्जर फोर्स। तो लार्जर फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि मोर मास का मतलब मोर इनर्शिया। उसकी टेंडेंसी है कि आप ऐसे आसानी से उसकी स्टेट को बदल नहीं सकते, रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट को। तो इसमें भी इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को आसानी से आसानी से बदल सकते हो, क्योंकि उसके पास मास ही नहीं है। तो टेंडेंसी टू रजिस्ट भी बहुत कम होगी। तो थोड़ा मास है तो थोड़ा टेंडेंसी टू रजिस्ट, ज़्यादा मास तो ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा टेंडेंसी टू रजिस्ट। ये चीज़ है। अब देखें, इनर्शिया कई तरीके का हो सकता है। सो इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। Inertia of rest. If object is at rest, then it want to remain at rest, and if you want to move it, then you need to apply a force, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस का विरोध करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टेंडेंसी of an object, तो tendency of an object which is at rest to remain at rest। at rest, जो रेस्ट पर है, जो विरामावस्था में है, और तो वो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, remain at rest is called inertia of rest। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरीके से इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, एक सेकंड टाइप। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is in motion to continue in motion। जो चल रही है वो चीज़ स्पेस में चलती रहना चाहेगी, क्योंकि वहाँ फोर्स कोई नहीं होता है। इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया, अगर आप रोकना चाहोगे तो फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, विरोध वो करेगी कि मुझे रोको मत। इनर्शिया ऑफ मोशन, चलती हुई चीज़ चलती ही रहना चाहेगी। आप लगाओ या फ्रिक्शन लगाए, फ्रिक्शन भी तो एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन भी रोक सकता है चलती हुई गाड़ी को। अब देखें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So a moving object moves in a straight line and it resists any change in direction। अगर फुटबॉल को छोड़ दो, किक कर दो तो सीधी चलती चली जाएगी। आपको उसकी डायरेक्शन बदलनी है तो फिर से किक मारना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी खुद की कोई टेंडेंसी नहीं होती कि डायरेक्शन बदले। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फोर्स लगाइए और उसकी डायरेक्शन बदलिए। सो टेंडेंसी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट to move in a straight line and resist any change in direction is called, कुछ डायरेक्शन नहीं बदलने देना चाहती, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
जैसे बैट्समैन सामने से आती हुई बॉल को बैट से हिट करता है, फोर्स लगाता है और फिर उसको अपनी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में मूव कर देता है, तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बदलनी है। तो ये तो बात हो गई कि इनर्शिया क्या चीज़ होती है। तो बॉडी की ये अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मास की वजह से होती है। जैसे कि नाउ वी विल सी दैट एक ग्लास, जैसे कि एक ग्लास है, अगर हमने एक ग्लास रख दिया है और इसके ऊपर एक प्लेइंग कार्ड रख दिया है और प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक 5 रुपी कॉइन रख दिया है, 5 रुपी कॉइन। सो हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख दिया और कार्ड के ऊपर एक 5 रुपी कॉइन रख दिया है। तो 5 रुपी कॉइन अभी रेस्ट पर है और अब अगर मैं कार्ड को फ्लिक करता हूँ तो कार्ड तो चला गया, लेकिन 5 रुपी कॉइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, हमने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया, हमने कार्ड पे फोर्स लगाया, तो कार्ड तो फ्लिक कर गया, बट द कॉइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट हैज़ ए टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। तो वो वहीं रहा और जब उसने अपना बेस लूज कर दिया, उसके नीचे से कार्ड हट गया, देन ड्यू टू ग्रेविटी इट हैज़ फॉलन इनसाइड ग्लास। तो इस तरीके से जो चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, वो बोलेगी कार्ड से कि तुम पर फोर्स लगाया जा रहा है, तुम जाओ, हम तो नहीं जाते, हम तो रेस्ट पर हैं और मेरी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की है। तो वो नहीं जाएगी। जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया तो कार्ड हैज़ फ्लिक्ड अवे बट द कॉइन रिमेन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया remains at rest, and when it loses its base, जब इसके नीचे का कार्ड हट गया, then it falls inside glass under gravity। सो इस तरीके से हम इनर्शिया को समझ सकते हैं, जो रुकी चीज़ है वो रुकी ही रहना चाहती है। द सेम हैज़ बीन डिपिक्टेड ओवर हियर, अगर आप कार्ड को फ्लिक कर दोगे तो कार्ड मूव्स अवे, फ्लाइज अवे, बट द 5 रुपी कॉइन फॉल्स इनसाइड ग्लास। इसी तरीके से जो हमारी बुक है उसमें भी दिया गया है कि कई बार हम कैरम खेलते हैं तो नीचे की जो कॉइन है वो तो हट जाती है, बट जो ऊपर के कॉइन्स एट रेस्ट पर हैं उन पर तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, तो वो सिंपली नीचे गिर जाते। वैसे ही पूरी की पूरी जो उनका पाइलिंग अप है वो सब नीचे ऐसे ही सेट हो जाता है। तो नीचे की कॉइन गई लेकिन ऊपर वैसे का वैसा है। दे डिसेंड एट बेस, तो वो अपना नीचे सिंपली फिर सेट रहती हैं। तो ये क्यों है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो रुकी थी तो वो क्यों चलना चाहेंगी, तो वो ऐसे ही रुकी रह जाती हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन कार्ड केप्ट ओवर ग्लास इज, उसको जब हम करते हैं फ्लिक्ड, व्हेन कार्ड केप्ट ओवर ग्लास इज फ्लिक्ड, इट मूव्स अवे, मूव्स अवे भी कह सकते हो या फ्लाइज अवे, बट 5 rupee coin kept over it falls inside glass, kept over it falls inside glass। why? वो क्यों गिर जाता है ग्लास के अंदर? now when card is flicked then it flies away। ये तो बात सही है कि किसी पे फोर्स लगाओगे तो वो कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगी, then it flies away। but 5 रुपी कॉइन, उसमें वजन है 5 रुपी कॉइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इनिशियली एट रेस्ट
रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, वो रेस्ट पर ही बना रहता है, रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली भी लिख सकते हो ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया का ही बहुत बड़ा रोल है, इनर्शिया लिखना जरूरी है इसके आंसर में। ड्यू टू इनर्शिया एज कॉइन लूजेज इट्स बेस, क्योंकि अब तो कार्ड रहा नहीं उसके नीचे सपोर्ट करने के लिए। सो एज कॉइन लूजेज इट्स बेस, अपने बेस को उसने लूज कर दिया। सो इट फॉल अंडर ग्रेविटी इनसाइड ग्लास, सो इट falls under gravity inside glass, तो वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन ए डर्टी कारपेट इज बीटन विद स्टिक, व्हेन अ डर्टी कारपेट, गंदी कालीन है कोई, is beaten with stick, then dust falls down and carpet get cleaned. And carpet get क्लीन। भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। सो व्हेन कारपेट, जैसे ये कारपेट है और कारपेट में इस तरीके की कालीन है, तो कारपेट में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी है, डस्ट पार्टिकल में भी कुछ मास होता है। सो व्हेन इट इज बीटन विद स्टिक, देन द कारपेट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, अगर उस पर आप बीट करोगे स्टिक से, छड़ी से मारोगे तो वो अपनी प्लेस से हट जाएगी। बट जो डस्ट पार्टिकल हैं विच वर इनिशियली एट रेस्ट, तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ पर इसी में लगे हुए हैं, तो वो इनिशियली एट रेस्ट पर थे, तो वो सिंपली, अब उनको तो कोई बेस मिला नहीं, वो तो उसी में ट्रैप्ड थे। तो कालीन चली गई और डस्ट पार्टिकल बोलते हैं हम तो नहीं जाते, तुम पे फोर्स लगाया गया, तुम जाओ, हम तो नहीं जाते। तो दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट एंड विच वर इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अब वो कालीन तो उनको सपोर्ट के लिए वहाँ बची नहीं, एंड दे फॉल अंडर ग्रेविटी, तो वो नीचे गिर जाते हैं और कालीन साफ हो जाती है। सो व्हेन कारपेट इज beaten with a stick, beaten with a stick, then carpet moves from its position, carpet moves from its place, but heavier dust particles which were initially at rest जो प्रारंभिक रूप में विरामावस्था में थे, एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया, सो वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे ही बने रहते हैं डस्ट पार्टिकल। ये देख लो, वो तो कालीन मूव कर गई, कारपेट मूव कर गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो इस पे लगे थे वो वहीं रहे। एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी, ड्यू टू इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, विच वर इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी, ये है। तो इस तरीके से जो उसमें ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल थे, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम कारपेट
and fall down under gravity. In this way carpet get cleaned. इसी तरीके से फुट रेस्ट को भी हम लोग झाड़ कर या किसी तरह से क्लीन करते हैं. In this way carpet gets cleaned. Get cleaned. जो कारपेट है वो क्लीन हो जाती है. अब देखें तीसरी बात कही गई है, when we vigorously shake fruit laden tree. अगर हम किसी भी जो ब्रांचेस है जिसमें फल लदे हुए हैं, लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं और उसकी ब्रांच को हिलाने लगते हैं तो फल गिर जाते हैं, छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं पेड़ पर, और जिसमें फल लदे हुए हैं फ्रूट लेडन ट्री, उसकी ब्रांच को हिलाओगे तो फल नीचे गिर जाता है. when we vigorously का मतलब तेजी से, shake branch of fruit laden tree. फ्रूट लेडन ट्री को अगर उसकी ब्रांच को हिलाओगे, देन फ्रूट्स जो भी हैं फॉल डाउन. ऐसा क्यों होता है? फ्रूट्स फॉल डाउन. वाई? जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्रूट लेडन ट्री है और इसमें एक फ्रूट लटका हुआ है, ये तो फ्रूट लेडन ट्री है, और हम इसको शेक करें तो जब हम इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो हिलाने पर ब्रांचेस तो मूव कर जाएंगी, लेकिन फ्रूट कहेगा मैं तो रेस्ट पर हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाता, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ. तो ये जो चीज़ है ये हिलेगी और ये ऊपर हो जाएगी, लेकिन फ्रूट कहेगा मैं तो नहीं जाता, मैं रेस्ट पर हूँ, मैं रेस्ट पे रहूँगा, आपको हिलना है तो हिलो. तो ये मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, बट ये रेस्ट पर है तो ये डिटैच हो जाएगा इससे, एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी. ये चीज़ हो जाती है. सो when we vigorously shake branch of फ्रूट लेडन ट्री, फलों से लदे हुए पेड़ की ब्रांच को, देन ब्रांचेस मूव्स फ्रॉम देयर प्लेस, क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है उन्हें तो मूव करना पड़ेगा. देन ब्रांचेस मूव फ्रॉम देयर प्लेस, बट लेकिन फ्रूट्स हैं विच वर इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया. But fruits which were initially at rest remains at rest due to inertia. और ब्रांच मूव कर गई हैं तो वो ब्रांच तो हट गई, ब्रांचेस मूव अवे फ्रॉम देयर प्लेस एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम ब्रांच, एंड गेट डिटैच्ड उससे हट जाते हैं, टूट जाते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम ब्रांचेस, एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी. ड्यू टू इनर्शिया लिखना इंपॉर्टेंट है. एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं. ये चीज है. क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स, अगर जो रेस्ट पर है तो व्हेन अ बस suddenly starts,
अचानक चल दे बस, starts, then passenger fall backward, then जो भी उसके पैसेंजर्स हैं fall backwards, तो चल लेगी तो पीछे गिर जाएंगे पैसेंजर्स, या कोई लोग बैठे हैं तो जो पीछे का उनका हेड है वो टकरा जाएगा उनके पीछे के बैक रेस्ट से, ऐसा भी होता है, बैकवर्ड ये है। एंड व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, एंड व्हेन अ मूविंग बस suddenly stops, then passenger falls in forward direction, तो वो पैसेंजर आगे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ when a bus suddenly starts, when a bus suddenly starts, then our lower body, जो हमारा फुट है वो in contact with bus है, so our foot is in contact with bus, या जहाँ हम बैठे हैं तो वो कांटेक्ट में, वो तो मूव कर जाता है। देन आवर, अगर बैठे हैं तो लोअर बॉडी और खड़े हैं तो हमारा फुट, सो आवर लोअर बॉडी विच इज इन कांटेक्ट विद सीट ऑफ बस, सीट ऑफ बस पे बैठे हुए हैं तो बस तो चल दी, तो अब बस चली है तो हमारी लोअर बॉडी तो कांटेक्ट में है तो वो भी चल देगी साथ में। मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे कि किसी बस में, अगर किसी बस में पैसेंजर बैठे हैं तो उनकी जो लोअर बॉडी है पैसेंजर की, सो पैसेंजर की जो भी लोअर बॉडी है वो तो चल देगी बस के साथ, क्योंकि बस अभी अभी अचानक आगे बढ़ गई है। तो बस के अचानक आगे बढ़ जाने से क्या होगा कि हमारी लोअर बॉडी चल देगी आगे, लेकिन हम वी वर इनिशियली एट रेस्ट, हम तो इनिशियली एट रेस्ट पर थे तो लोअर बॉडी को चलना पड़ेगा क्योंकि वो कांटेक्ट में है। बट अपर बॉडी विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, तो ये इनिशियली एट रेस्ट पर थी तो ये नहीं चलना चाहेगी, कहेगी हम वहीं रहेंगे, तुम जा रहे हो तो जाओ। तो होती क्या है हालत कि ऐसे केस में जब बस सडनली चलती है तो लोअर बॉडी चल देगी, लेकिन जो अपर बॉडी है वो कहेगी हम वहीं रहेंगे, हम जहाँ थे हम रुके रहेंगे, तुम चले जाओ। तो इस तरीके से ये जो लोअर बॉडी है वो तो चलती चली जाएगी, लेकिन अपर बॉडी पीछे वो हिट हो जाएगी, तो ये पीछे की ओर इस पर हिट हो जाएगी क्योंकि ये चल दी। लेकिन अपर बॉडी जो रेस्ट पर है वो तो फ्री है, फ्री टू मूव, तो वो नहीं चली, वो वहीं रही। तो अगर इसके पीछे की कोई लोकेशन है उसके रेफरेंस में ये वहीं रही, ये आगे बढ़ गई वो नहीं बढ़ी, तो हम पीछे की ओर हिट कर जाते हैं। विथ सीट ऑफ बस मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये तो चल दी, बट आवर अपर बॉडी विच was initially at rest, जो कि रेस्ट पर थी, remains at rest, remains at rest due to inertia, due to
इनर्शिया, वो रिमेन रहती है रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, तो वो रेस्ट पर बनी रहती, नीचे की बॉडी आगे मूव कर गई, ऊपर की नहीं मूव करी। तो कोई भी चीज़ पेन है, अब पेन में नीचे वाली चीज़ चल जाए और ऊपर वाली ना चले तो हम तो पीछे गिर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बस के साथ चल दी और ऊपर वाली नहीं चल रही है, तो फिर वो पीछे उसको हिट हो जाएगा। एंड पैसेंजर्स फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड पैसेंजर्स फॉल इन, और इसी में अगर कोई पैसेंजर है तो वो जो खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ पैसेंजर भी अगर मान लीजिए कि इस तरीके से वो खड़ा हुआ है, तो उसके जो पैर हैं वो तो चल देंगे इसके साथ, लेकिन जो अपर बॉडी उसकी है वो तो नहीं चलेगी। तो इस तरीके से अपर बॉडी रेजिस्ट करेगी, वो कहेगी हम तो कोई मोशन नहीं करना चाहते, आप जा रहे हो तो जाओ, तो ये मूव कर गई तो ये भी पीछे की ओर गिर पड़ेगा। ये रेस्ट पर है, ये पैर चल दिए लेकिन ऊपर की बॉडी कहती है हम नहीं चलेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे थोड़ी देर में। हाउ एवर ड्यू टू मस्कुलर एक्सर्शन वी रीअसर्ट अवरसेल्व्स एंड वी मैनेज टू रिमेन स्टेबल, हम खुद अपने को स्टेबल कर लेते हैं और गिरने से बच जाते हैं। तो थोड़ा बहुत है लेकिन फिर उसके बाद हम बच जाते हैं, सिंपली पैसेंजर फॉल नहीं करते हैं। सो पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बात हो गई। ये तो बात हो गई कि जब बस आगे चल दी, अचानक चल दी, तो क्या हालत हुई। इफ ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, इफ अ मूविंग बस सडनली स्टॉप, सडनली का क्या मतलब है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, that is brakes are applied, then our feet, अगर हमारे फीट हैं या लोअर बॉडी which were in contact with bus suddenly stops, वो रुक जाते हैं। then our lower body, और जो खड़ा पैसेंजर है उसके लिए उसका फीट which are in contact with bus, वो तो कांटेक्ट में तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा, कांटेक्ट विद बस स्टॉप्स विद बस, वो भी रुक जाएंगे। तो बस रुकी तो वो भी रुक गए। बस स्टॉप्स, वो रुक जाते हैं, बट जो हमारी अपर बॉडी है वो तो बस चल रही थी तो अपर बॉडी भी चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, वो तो फ्री टू मूव है। बट आवर अपर बॉडी या अपर पोर्शन विच वॉज इनिशियली मूविंग, जो कि शुरू में मूव कर रहा था, वो कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस के रुकने से अपर पोर्शन नहीं रुक जाएगा, वो फ्री टू मूव है। सो विच वाज इनिशियली एट मोशन मूविंग कीप्स ऑन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर है तो लिखो कीप ऑन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कीप ऑन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो आगे बढ़ती रहेगी, वो चलती रहेगी। और अगर जैसे ये बस है और हम बस पर बैठे हुए हैं, तो हम अगर बैठे हुए हैं तो हमारे बैठे रहने से, या कोई खड़ा भी हुआ है तो उसके खड़े रहने से जो लोअर पोर्शन है वो बस चलती हुई बस रुक गई, तो अभी बस चल रही थी लेकिन इट सडनली स्टॉप्स, ये रुक गई तो इट स्टॉप्स, ये देखो रुक गई। तो स्टॉप होने से इसका पैर तो रुक जाएगा
क्योंकि वो बस के साथ है इन टच, लेकिन अपर पोर्शन आगे बढ़ता चला जाएगा, अपर पोर्शन कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो भी चल रहा था, पूरी बॉडी ही आगे चल रही थी। तो इस तरीके से ये जो पर्सन है अब ये ऐसे आगे की ओर झुक जाएगा क्योंकि पैर रुक गया लेकिन ऊपर की बॉडी चलती रही। तो इस तरीके से इट फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ही सिटिंग पैसेंजर के साथ होगा क्योंकि इसका लोअर बॉडी जो सीट के कांटेक्ट में था वो तो रुक गया क्योंकि सीट भी रुक गई बस के रुकने से, लेकिन जो अपर बॉडी है इट कंटिन्यू टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस वजह से ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से चलती हुई चीज़ चलती ही रहेगी। सो पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो पैसेंजर्स हैं फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि when we vigorously shake branches then the leaves fall, क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका बिल्कुल वही रीजन है जैसा फ्रूट के गिरने का है। सो क्वेश्चन पूछा गया है when we shake branches, तो कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ड्राई लीव्स होती हैं वो गिर जाएंगी, देन लीव्स फॉल फ्रॉम इट। तो जहां पर आपने फ्रूट लिखा है वहां लीफ लिख दीजिएगा वाई। तो ऐसा आप लिख सकते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ जो हमारे में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 118 उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 118। नाउ पहला क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, किसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, ए रबर बॉल और स्टोन। तो ज़्यादा इनर्शिया, सो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन रबर बॉल, स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया, वो भारी है ड्यू टू मोर मास। रबर बॉल में उतना इनर्शिया नहीं होगा ड्यू टू मोर मास। दूसरी बात पूछी गई है अब बाइसिकल और ट्रेन किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा। बाइसिकल को तो धक्का देके चला दोगे वो इतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा, ट्रेन को नहीं चला सकते हो क्योंकि वो रेजिस्टेंस की उसकी प्रॉपर्टी है, उसका मास ज़्यादा है। सो ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन बाइसिकल। सो ट्रेन, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट हैं, ए एंड बी पार्ट। सो ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया ड्यू टू मोर मास। ऐसे ही पूछा गया है 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन। तो 5 रुपए का सिक्का 1 रुपये से ज़्यादा भारी होता है, तो 5 रुपी कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया। कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया ड्यू टू मोर मास। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। नाउ इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ times the velocity of a ball changes. A footballer kicks a football to another player of his team. तो फुटबॉलर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, जो कि गोल की ओर फेंक देता है, हु किक्स द बॉल टूवर्ड्स द गोल। देन गोल कीपर पिक्स अप द बॉल, गोल कीपर क्या करता है, कलेक्ट्स द बॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो वो उसको फिर अपनी टीम के पास फेंक देता है, दैट इज किक करता है फोर्थ प्लेयर के पास।
तो वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो रही है ये बात हमको बतानी है। सो वेलोसिटी फर्स्ट टाइम चेंजेस first time when first player kicks ball, जो kicks the ball या फुटबॉल। सेकेंड टाइम चेंजेस, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, तो सेकेंड टाइम changes when second player deflects it। सेकेंड प्लेयर जो फिर उसको डिफ्लेक्ट करता है, तो ये रोमन में लिखा जाएगा तो ST नहीं लिखा जाता है, सिर्फ फर्स्ट लिखा जाता है। ये ND और ST इसके साथ नहीं लिखा जाता है। सो फर्स्ट टाइम चेंज होगी जब फर्स्ट प्लेयर किक करता है। सेकेंड टाइम चेंजेस व्हेन सेकेंड प्लेयर डिफ्लेक्ट्स इट towards the goal। towards goal ऐसा है। थर्ड टाइम चेंजेस when goalkeeper collects it and kicks it। गोलकीपर जो कि थर्ड प्लेयर है, collects and kicks it। और ये चीज है, नाउ सिंपली कलेक्ट्स इट लिखें क्योंकि वो अब इसको रोक लेगा। अब पहले उसने कलेक्ट किया, तो जब उसने कलेक्ट किया तो उसकी स्पीड उसने चेंज कर दी। और फोर्थ टाइम कब चेंज होगी? जब वो किक करेगा। सो थर्ड टाइम चेंजेस व्हेन गोलकीपर कलेक्ट्स इट, क्योंकि वो बॉल को रोक ले रहा है। एंड फोर्थ टाइम चेंजेस अभी इसके पास बॉल आई, इसने अभी कुछ किया नहीं है, फोर्थ ने कुछ नहीं किया है, फोर्थ की ओर बॉल आ रही है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोर्थ प्लेयर। सो द फोर्थ प्लेयर इज नॉट अंडर रोल। अब धीरे धीरे आएगी तो वो जो करेगा वो करेगा, बट बॉल इसकी ओर फेंकी गई है। सो फोर्थ प्लेयर इज नॉट इन पिक्चर। फोर्थ टाइम चेंजेस When goalkeeper kicks it, पहली बार तो उसने रोका तब वेलोसिटी चेंज हो गई। अब फिर उसके बाद उसने किक किया तो फिर से वेलोसिटी चेंज हुई। फोर्थ टाइम चेंजेस when goalkeeper kicks it towards player। So the velocity of football changes 4 times। अब बॉल इसकी ओर जा रही है, so velocity of ball changes, जो फुटबॉल है 4 times। इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इसमें कहा गया है कि also identify the agent supplying the force in each case। So first, second and third players are the agent who are supplying force in this case। First, second and third players are supplying force in these cases respectively। तो वो लोग इसमें फोर्स सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है वाई सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ विग्रेसली वी शेक ब्रांच। तो ये हमने आपको बता दिया है कि अगर ब्रांचेस को हिलाया जाए तो उसकी पत्तियां क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि लीव्स रिमेन एट रेस्ट बिकॉज दे वर इनिशियली एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, बट ब्रांचेस मूव फ्रॉम देयर प्लेस, सो लीव गेट डिटैच्ड एंड फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी। जैसे फ्रूट के लिए किया था वैसे आप लीव के लिए भी लिख सकते हो कि लीव अपनी जगह रहती हैं, ब्रांच अपनी जगह से मूव कर जाती है क्योंकि उस पर फोर्स लगाया गया है,
फिर लीव्स ब्रांचेस से हट जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। सो ये तो बात हो गई थर्ड क्वेश्चन की कि वाई सम ऑफ द लीव्स, कुछ लीव्स ही गिरेंगी जो वीकर हैं, जो फेडेड हैं, मे गेट डिटैच्ड। सो detached when we vigorously shake its branch, shake its branch। तो कुछ पत्तियां इसमें से निकल जाती हैं, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। नाउ अब देखें इसमें जो भी है, विग्रसली में यू यहाँ नहीं आएगा, यू हटा लो, VIGOR विग्रसली, यू आप हटा लें। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो जब रुकी हुई बस चलती है तो हम पीछे गिर जाते हैं, और जब चलती हुई बस रुकती है तो हम आगे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमने आपको बता दिया है। नाउ फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी विल रीड इट इन नेक्स्ट क्लास। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।